सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड ऑफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजीएमयू लखनऊ। तो आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको एनसीईआरटी की फिजिकल केमिस्ट्री रीड नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, एनसीईआरटी से आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट्स, थ्योरेटिकल पॉइंट्स जितने भी बन सकते हैं, जितने भी थ्योरेटिकल से असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी कवर करूंगा। अब आप लोग को यदि मुझे पहले से देख रहे हो तो आप लोग को तो पता ही है कि मैं काफ़ी बार ये एम्फेसाइज किया हूँ कि जब भी पढ़ो एनसीईआरटी की फिजिकल केमिस्ट्री की थ्योरी जरूर पढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया हूँ। क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी से बहुत ज़्यादा आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, यदि 15 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री से आएगा तो 10 से 12 क्वेश्चन थ्योरी से ही आएगा। तो थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपको फिजिकल केमिस्ट्री में नहीं नोटिस होते हैं। अब हम लोग स्टार्टिंग से ही लगे रहते हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने पे, नॉन स्टिक क्वेश्चन पे, कंडक्टेंस पे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी को यहाँ पे कवर कर ले, और जितने कॉन्सेप्ट हैं जो आपको आज तक कि इस अलग तरीके से किसी ने नहीं समझाया होगा, तो वो सारे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे कवर करूँगा, वो सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाऊँगा। तो यहाँ से यही मैंने चीज़ें लिखी हैं कि जितने भी हिडन पॉइंट्स हो सकेंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे। यहाँ पे सारे एनसीईआरटी से ही बातें रहेंगी, कोई भी चीज़ एनसीईआरटी के बाहर की नहीं रहेगी, और सारे कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स को भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूंगा। सारी थ्योरी कवर होगी और एक्सप्लेनेशन एकदम अच्छा आपको मिलेगा। आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ कि अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं। ठीक है, कंडक्टेंस का एक पूरा अलग चैप्टर ही समझ लो, इलेक्ट्रोलिसिस का एक पूरा समझ लो। ठीक है, फिर ये स्टार्टिंग का पूरा सेल वगैरह का समझ लो, वोल्टिक सेल और गैल्वेनिक सेल का। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है। तो यहाँ से आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। स्टार्टिंग से देखो, पूरा देखना, सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी और बहुत सारे आपको हिडन पॉइंट्स मिल जाएंगे जो मैं यहाँ पे आपको एम्फेसाइज करके बता दूंगा। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थ्योरी में तो हमें यही नहीं समझ आता कि जैसे कि स्टार्टिंग में आपको समझाया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, डेनियल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो ये सेल कि अंतर क्या है इसमें। तो देखो, अंतर कुछ नहीं है। जो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वही गैल्वेनिक सेल है और वही वोल्टिक सेल है। ठीक है, कोई भी सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे उसको क्या बोल देंगे, उसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, केमिकल, जैसे कि आपके घर में बैटरी यूज होती है तो उसमें क्या H2SO4 रहता है। H2SO4 क्या है, केमिकल है, और उसमें कार्बन के रॉड हैं, ठीक है, लेड के रॉड हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, उससे आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो कोई भी बैटरी जो केमिकल को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करे वो क्या हो गई आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसी को गैल्वेनिक सेल बोलेंगे, उसी को वोल्टिक सेल बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो सेल हम बनाते हैं ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डिफरेंस पे बनाते हैं। तो काफ़ी सारे मेटल्स के बीच में हम सेल बना सकते हैं। तो डेनियल सेल क्या है, डेनियल सेल क्या है कि जो भी मैंने बताया कि काफ़ी सारे मेटल के एसआरपी डिफरेंस के बेसिस पे हम सेल बना सकते हैं। तो वो सेल जो कॉपर और जिंक से बना हो, और उसका कंसंट्रेशन 1 मोलर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, डेनियल सेल। मतलब उसमें जो जिंक का सॉल्यूशन लेंगे या कॉपर का सॉल्यूशन लेंगे, उनका जो कंसंट्रेशन हो वो 1 मोलर हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेनियल सेल। बाकी आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करे इसमें केमिकल, इलेक्ट्रिक एनर्जी को कन्वर्ट करे किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई आपके टाइप ऑफ सेल्स के। तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और इसमें थ्योरी के पॉइंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट जो ऐड करूंगा कि डेनियल सेल का जो ईएमएफ होता है वो होता है 1.1 वोल्ट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नहीं याद करते हो, नहीं ध्यान जाता है, तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। डेनियल सेल का ईएमएफ होता है 1.1 वोल्ट। अब इससे ज़्यादा यदि आप इसको ईएमएफ, यदि एक्सटर्नल ईएमएफ इसको प्रोवाइड कर दोगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में काम करने लगेगा। ठीक है, तब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करने लगेगा। ठीक, तो ये होता है आपका, ये सबसे कि इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर कर दी। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा सेल के बारे में समझाना चाहूँगा कि सेल होता क्या है। तो जैसे मान लो यहाँ पे अपने पास जिंक का रॉड है। ठीक है, तो जिंक का रॉड लेंगे तो जिंक का सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, इस सॉल्यूशन में क्या होगा, जिंक के आयंस होंगे। जिंक सल्फेट ले लो, ठीक है, जिंक क्लोराइड ले लो, ZnCl2 ले लो, कोई भी सॉल्यूशन ले लो जो हमको सॉल्यूशन में क्या दे दे, जिंक का आयन दे दे। तो आयन है, मेटल है, इन्हीं के इक्विलिब्रियम से जो कि हम सेल बनाते हैं। ठीक है, और यदि एक सॉल्यूशन में एक मेटल है, इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल बोलेंगे। ठीक है, ये पूरे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, हाफ सेल। तो देखो होगा क्या कि जिंक जो है, अब आप यदि जब मॉलिक्यूलर लेवल पे अच्छे से देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि जिंक के जो एटम्स यहाँ पे हैं, सरफेस पे, वो एटम्स सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और ये जिंक वाले ये इस पे
मतलब कि डिपॉजिट हो रहे हैं, जिंक के आयंस इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं और जिंक जो इसमें मेटल के ऊपर जो जिंक है वो इसमें डिसॉल्व हो रहा है। जैसे कि आप इक्विलिब्रियम में आपको एक चीज़ पढ़ाया गया होगा कि जैसे कि कोई एक बंद कंटेनर है और उसमें पानी भरा हुआ है, तो हमेशा हमेशा ये जो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, यदि बॉटल में पानी भरा हुआ है और ऊपर इतना एम्प्टी स्पेस है, तो हमेशा ये वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे H2O गैसेस के फॉर्म में जाते हैं और हमेशा आते रहते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम होता है, इसी को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी एक इक्विलिब्रियम होगी, जब ये जिंक जो है, जिंक मेटल जिंक जिंक 2+ में जाएगा आयन में, और आयन इस पे डिपॉजिट होता रहेगा। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे जब आप देखोगे तो वहाँ पे ये कहानी हमेशा चलती रहेगी, क्योंकि उसी का आयन है, उसी का मेटल है। तो अब क्या होगा, अब हो क्या रहा है कि ये जिंक जब जिंक 2+ में जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये जिंक 2+ जब जिंक में जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज हो रहा है, इसी की वजह से, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज की वजह से यहाँ पे एक EMF जनरेट हो रहा है। ठीक है, इसी की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, EMF। तो आपका EMF क्या होता है, EMF बेसिकली क्या होता है, EMF तब होता है, सेल का पोटेंशियल होता है, EMF सेल का पोटेंशियल होता है जब कोई करंट, नो करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, इस समय क्या है कि ये हाफ सेल है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जस्ट एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है मेटल और आयन के बीच में। यहाँ पे इनके बीच का जो पोटेंशियल है, यही क्या है, इसी को हम क्या बोलेंगे, EMF। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि EMF क्या होता है, और वोल्टेज, मतलब जो हम लोग वोल्ट नापते हैं, वो क्या होता है। तो जब सेल वर्क कर रहा होता है तो उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है, ठीक है, उसमें जो पोटेंशियल होता है सेल में, वर्किंग सेल में, मतलब कि करंट फ्लो हो रहा है, तो वो वोल्टेज होता है। EMF क्या होता है, जब सेल काम नहीं कर रहा है, सेल में करंट, मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो उसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसी को क्या बोलते हैं, EMF बोलते हैं। अब तो देखो, अब क्या है कि यहाँ पे सेल का इक्विलिब्रियम मेंटेन है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने जस्ट एक बीकर लिया है जिसमें जिंक, मान लो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, ठीक है, और उसमें एक जिंक की रॉड डाल दी है। ठीक है, कुछ नहीं, आप मॉलिक्यूलर एकदम एटॉमिक लेवल पे देख रहे हो, तो वहाँ पे कुछ कहानी चल रही है, तिकड़मबाजी, इक्विलिब्रियम मेंटेन है जिंक और जिंक 2+ के बीच में। ठीक है, तो कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है, और वो जो कहानी चल रही है, वहाँ पे जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है थोड़ा सा, उसको क्या बोल दे रहे हो, EMF बोल दे रहे हो। ठीक है, तो अभी क्या है कि अब हमें क्या है कि हमें ये पता है, थोड़ा सा मैं डैनियल सेल यहाँ पे समझाऊँ। तो देखो, ये देखो, जैसे मान लो ये जिंक है, ठीक है, ये कॉपर का मेटल है, ये जिंक का मेटल है, यहाँ पे जिंक का सॉल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और ये जिंक में इस पे डिपॉजिट हो रहा है। ये कॉपर सॉल्यूशन में कॉपर आयन के फॉर्म में आ रहा है, ये कॉपर आयन इस पे कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। ठीक, तो अब हमें पता है कि इसका EMF कुछ और है। ठीक, अब इसका जो पोटेंशियल है इसी को हम EMF बोल रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल इसी को हम EMF बोल रहे हैं। तो हमें ये पता है कि इनका जो EMF है, मतलब कि इनका जो पोटेंशियल है, वो कॉपर का कॉपर के सॉल्यूशन में और जिंक का सॉल्यूशन में अलग अलग है। तो हम इसी का फायदा उठाते हैं। ठीक है, हम इसी का फायदा उठाते हैं डिफरेंट मेटल्स के EMF के बेसिस पे, और हम लोग क्या करते हैं, इनको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। जब इसको एक वायर से कनेक्ट कर देंगे तो इनके बीच का जो EMF का, मतलब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, उसी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपका क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक, अब देखो, हो क्या रहा है कि इनकी वजह से, EMF की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा इधर उधर। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, और हम इसी करंट को यूज करके अपने घर में बल्ब जला लेंगे। ठीक, तो ये होता है सेल का बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, ऐसे ही काम होता है। तो देखो, अब क्या हुआ कि अब कहानी यहाँ पे आके फंस गई कि अब हमको सारे मेटल्स का जानना था क्या, EMF, ताकि हम एक अच्छा सा सेल बना सकें। ठीक है, साइंटिस्ट क्या सोचें कि हम यदि सारे सेल का EMF कैलकुलेट कर ले। अब EMF कैलकुलेट, मतलब सारी चीज़ें तो हम कैलकुलेट करके अब केमिस्ट्री में पढ़ ही रहे हैं, तो हम यदि सारे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक क्राइटेरिया बनाए कि EMF कैलकुलेट करने के लिए, तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सेल को एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके इसको स्टैंडर्ड बनाया। हाइड्रोजन का EMF SRP 0 होता है, रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का 0 लेते हैं, तो इसमें प्लेटिनम की रॉड होती है, ये पूरा कहानी होता है, पढ़ना है आपको। तो इसमें प्लेटिनम की रॉड होती है, और इसी बेसिस पे इन्होंने, मतलब कि इसी के रिस्पेक्ट में सारे सेल्स का इन्होंने EMF कैलकुलेट कर दिया। ठीक, अब इतनी कहानी मैंने आपको क्यों समझाई, इतनी कहानी हमने इसलिए समझाई क्योंकि हमको ये बताना था कि जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसका जो हम
ईएमएफ लेते हैं, सेल का जो हम ईएमएफ लेते हैं जिसको हम ई सेल बोल रहे हैं, और ई नॉट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ई नॉट सेल का मतलब हो गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ई नॉट सेल का मतलब हो गया कि इस सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईएमएफ कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और इसको हमने जीरो माना, ठीक है। इसको हमने जीरो माना और इसी के बेसिस पे जो निगेटिव डेविएशन दिए हैं, जो निगेटिव में वैल्यू दिए, इससे कम वैल्यू दिए उसको हम लोग निगेटिव लिखने लगे, और इससे जो ज़्यादा वैल्यू दिए उसको हमने पॉजिटिव लिखते गए, ठीक है। तो निगेटिव किसका होता है? निगेटिव हमें पता चला कि जिंक का होता है, पॉजिटिव हमें पता चला किसका होता है? कॉपर का होता है। और ऐसे ऐसे हमने कई सारे मेटल्स के कैलकुलेट किए, ठीक है। हमने कई सारे मेटल्स के कैलकुलेट किए। तो हमको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बताना है कि जो आपका SHE होता है, तो हमको यहाँ पे क्या बताना है कि जो हमारा SHE होता है, SHE, इसको हमने असाइन किया है क्या? जीरो। और ये कितने टेम्परेचर पे? देखो, स्टैंडर्ड कंडीशन आपकी क्या होती है? 0 डिग्री सेल्सियस, और मतलब टेम्परेचर और प्रेशर, STP क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? 1 बार, ठीक है। लेकिन जो SHE है, ये NCERT में लिखा है कि इसको हमने जीरो असाइन किया है एट ऑल टेम्परेचर, ठीक है। ये मेरे को बहुत अच्छी पॉइंट लगी थी, ठीक है। क्या है पॉइंट? यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम जीरो असाइन करते हैं, मतलब किए हुए हैं स्टैंडर्ड तरीके से, तो ये किस टेम्परेचर पे? तो आपको लगेगा स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो नहीं है, ये सारे टेम्परेचर पे होता है। NCERT में पढ़ना, ये पॉइंट लिखिए, बहुत अच्छे से लिखी हुई है, ठीक। तो अब यहाँ से हम बात करें थोड़ी सी डेनियल सेल की, ठीक है। जो आपका डेनियल सेल है उसके बारे में बात करें। डेनियल सेल किसका बना होता है? तो जिंक का और कॉपर का, ठीक है। सेल ऐसा सेल बनाओ जो कि जिंक और उसके सॉल्यूशन और कॉपर मेटल और उसके सॉल्यूशन के पोटेंशियल डिफरेंस पे जो सेल बनेगी उसको हम डेनियल सेल बोलते हैं। तो देखो कहानी क्या हो रही होगी कि ये कहानी हो रही होगी यहाँ पे। और देखो, अब जिंक का जब हमने हाइड्रोजन वाले के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट किया, हाइड्रोजन का हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन SHE हमने लिया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो हमने जीरो माना। तो हमने जब जिंक का कैलकुलेट किया तो जिंक का जो SRP, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, अब यहाँ पे क्या है कि 4 टर्म है अपने पास, ठीक। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर, ठीक है। तो हमने क्या है कि साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, इसको इन्होंने एक मतलब कि बेसिस बनाया और सारे मेटल्स का SRP कैलकुलेट किया, ठीक। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले अब इस पेज पे आऊँगा जहाँ पे मेरे को ये समझाना है कि SRP, SOP, RP और OP क्या होता है। SRP हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, RP मतलब रिड्यूसिंग पावर, OP मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक। अब देखो, जो पोटेंशियल है वो खुद के लिए होता है, ठीक, सेल्फ, खुद के लिए, ठीक। और जो पावर होता है वो दूसरों के लिए होता है, वो दूसरों के लिए होता है, ठीक। ये इतना थोड़ा सा समझो कि पोटेंशियल खुद के लिए होता है, पावर दूसरों के लिए होता है। जैसे मेरे पास मान लो पोटेंशियल है, तो मतलब मेरे पास पोटेंशियल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे पास यदि पावर है तो मैं आपसे काम करा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास काम करने की पोटेंशियल है और मेरे पास आपसे काम कराने की पावर है, ठीक है। तो पोटेंशियल खुद के लिए होता है, पावर दूसरों के लिए होता है। तो यदि किसी एलिमेंट का, यदि मान लो कोई एलिमेंट है, कोई मेटल है, उसका यदि SRP ज़्यादा है, तो इसका क्या मतलब हुआ? वो खुद स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। SRP ज़्यादा है तो वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। यदि किसी का SOP ज़्यादा है, मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यदि उसका ज़्यादा है, तो मतलब वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, ठीक। मेरे वर्ड्स को ध्यान से सुनो। यदि किसी का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है तो वो दूसरे को रिड्यूस करेगा, ठीक है। वो दूसरे के ऊपर अपना पावर दिखाएगा और उसको रिड्यूस करेगा। यदि किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है। इसको ध्यान से सुनना एक बार फिर से। यदि किसी का SRP कम है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब वो खुद रिड्यूस नहीं होना चाहता। किसी का SOP कम है, यदि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है तो वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहता। यदि उसका रिड्यूसिंग पावर कम है तो वो दूसरे को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, सामने वाला इसको रिड्यूस कर देगा। और यदि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है तो ये सामने वाले से, यदि उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है तो उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, बल्कि सामने वाला इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यदि आपको इतनी बात समझ में आती है तो यहाँ से हमने ये देखा कि जब हमने SRP अलग अलग मेटल्स का कैलकुलेट किया तो हमको जिंक का मिलता है निगेटिव में SRP, जैसे कि माइनस शायद 0.52 है, ठीक है। ये वैल्यू कन्फर्म नहीं है, इसको चेक कर लेना। कॉपर का जब हमने निकाला तो हमको मिला प्लस 0.36, ठीक है। तो इसीलिए जिंक और कॉपर का जो मतलब कि सेल बनता है वो काफ़ी अच्छा बनता है, क्योंकि हमको पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब देखो, हमारा जो स्केल है वो
जीरो हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन के लिए, ठीक। इसके ऊपर जो लोग आते हैं उनका निगेटिव होता है, ठीक है, उनका निगेटिव होता है, निगेटिव एसआरपी, ठीक है। इनके नीचे जो लोग आ रहे हैं उनका होता है पॉजिटिव एसआरपी, ठीक। तो देखो एक्चुअली है क्या कि हम लोग मैथ में ये वाली स्केल तो पढ़ते ही है ना यार, 0 +1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो बस यही स्केल को हमने वर्टिकल कर दिया है और कुछ नहीं है, ठीक। तो जिनका निगेटिव एसआरपी है, अब यहाँ पे क्या है, सबसे कम एसआरपी होता है लिथियम का, ठीक है। लिथियम का सबसे कम होता है -3.05, ठीक। और बीच में 0 है, और सबसे ज़्यादा जैसे कि आपको जो याद रखना है, जैसे वो होता है फ्लोरीन का, ठीक है। फ्लोरीन का होता है +2.87, ठीक। तो लिथियम का सबसे कम एसआरपी वैल्यू है। इसका क्या मतलब हुआ, लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, मतलब लिथियम रिड्यूस होना नहीं चाहता है, ठीक है। जैसे लिथियम से जब लिथियम प्लस बनेगा तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में ये भी पढ़े हो कि अल्कली मेटल अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देना चाहते हैं, ठीक है। तो लिथियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वो नोबेल कॉन्फ़िगरेशन आ गया है। तो अब वो क्या है, अब वो एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, ठीक है। अब वो एक इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है। तो लिथियम क्या है, लिथियम इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहा है, मतलब खुद रिड्यूस होना नहीं चाह रहा है, ठीक है। तो लिथियम का एसआरपी सबसे कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ये रिड्यूस होना नहीं चाह रहा है। फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एसआरपी सबसे ज़्यादा है, मतलब फ्लोरीन रिड्यूस होना चाहता है। आप ये भी पढ़े हो पीरियोडिक टेबल में कि जो फ्लोरीन क्लोरीन है, इनके आउटर सेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाह रहा है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, मतलब ये रिड्यूस होना चाह रहा है, मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बस छोटी सी चीज़ मेरे को समझानी थी। अब यहाँ से हमको ये पता चला कि जिंक का एसआरपी कम है, ठीक है, जिंक का एसआरपी कम है और कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से बात करें कि कॉपर का यदि एसआरपी ज़्यादा है तो कॉपर रिड्यूस होना चाहता है, ठीक है। और जिंक का एसआरपी कम है, ठीक, जिंक का एसआरपी कम है तो जिंक रिड्यूस होना नहीं चाहता है, ठीक है। तो जिंक रिड्यूस होना नहीं चाहता है, मतलब जिंक ऑक्सीडाइज होना चाहता है, मतलब जिंक से जिंक 2+ में बनना चाहता है। तो जब ये जिंक 2+ में बनेगा तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक। जिंक बनेगा जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अपना निकाल दिया, ठीक। कॉपर के केस में क्या है कि कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है, मतलब कॉपर रिड्यूस होना चाहता है, मतलब ये कॉपर 2+ से कॉपर बनना चाहता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को, उधर से 2 इलेक्ट्रॉन अपना फ्लो होके आ रहा है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन इधर से छोड़ दिया और इधर से अपना 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को इसने एक्सेप्ट किया और यहाँ पे कॉपर में क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। तो कॉपर रिड्यूस होना चाह रहा है, जिंक ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। तो इससे हमने क्या बना लिया, एक सेल बना लिया, और इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमने यूज किया और करंट का फ्लो कराया, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो गई, ठीक। तो ये होता है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल, ठीक। और क्या होता है, और यहाँ से हम एक चीज़ याद रख सकते हैं, इसको याद कर लेना, AOCR, ठीक है। मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पर रिडक्शन होगा। तो यदि हम डेनियल सेल की बात करें तो कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है, मतलब कॉपर का एसआरपी ज़्यादा है कंपैरेटिवली जिंक से, तो यहाँ पे रिडक्शन होगा, तो मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा, मतलब ये कैथोड हो गया, ठीक। जिंक का एसआरपी कम है, मतलब इसका एसओपी ज़्यादा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीडेशन कराएगा और ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एनोड की तरह। अब आपके एनसीईआरटी में एक ये चीज़ भी लिखी है, साइन कन्वेंशन, कि एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे, ठीक, और कैथोड को हमेशा राइट साइड में रखोगे, ठीक है। एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में रखोगे और कैथोड को हमेशा राइट साइड में रखोगे, यही आपका सेल रिप्रेजेंटेशन है। और यदि आप इसको ऐसे बनाते हो तो पहले एनोड को आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, ठीक, फिर आप कैथोड को लिखोगे, ठीक। ये आपका सेल ऐसे ही रिप्रेजेंट करोगे, ठीक। तो डेनियल सेल की बात हो गई, और यहाँ पे ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी बहुत अच्छे से, और इसी में टाइम लगने वाला था। तो अंडरस्टैंडिंग एसआरपी, एसओपी, आरपी, ओपी, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि एक मेटल है, मान लो A, B, C, D, ठीक। तो मान लो इसका एसआरपी ये लोग दे दिए, चलो हम -2 ले लो, इसका -1 ले लो, नहीं +1 ले लो, इसका -3 ले लो, इसका +5 ले लो। तो एसआरपी मान लो ऐसा कुछ दे दिए, तो बोलते हैं कि चलो इसको ऑक्सीडाइजिंग पावर के बेसिस पे अरेंज कर दो, ठीक।
या रिड्यूसिंग पावर के बेसिस पे अरेंज कर दो, या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के पावर पे रीअरेंज कर दो। तो इसको मैं यदि आपको समझाऊं तो देखो SRP, तो देखो सबसे कम यहाँ पे -3 है। ठीक, देखो यार इसको ऐसे बना लो ना, 0, एक अपना +1 है, एक अपना +5 है, एक अपना -2 है, एक अपना -3 है। तो सबसे कम कौन सा हो गया? -3 वाला यानी C। उससे ज़्यादा -2 वाला यानी कि A। उससे ज़्यादा +1 वाला यानी कि B। उससे ज़्यादा +5 वाला यानी कि D। ठीक है, तो ये अपना SRP हो गया। अब यदि SRP का उल्टा SOP होगा, ठीक, क्योंकि यदि किसी का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, यदि वो रिड्यूस होना नहीं चाह रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कि मतलब कि वो ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है। ठीक, तो इसके SOP का ट्रेंड हो जाएगा C, उल्टा हो जाएगा इसी का, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करें, मतलब यदि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, मतलब यदि वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, नहीं, यदि किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है मान लो, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, तो मतलब उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी? कम होगी। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? CABD। अब यदि किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा, तो मतलब खुद रिड्यूस होगा, मतलब तो उसका यदि ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है तो उसका रिड्यूसिंग पावर कम होगा। ठीक है, तो उसका रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग पावर हो जाएगा CAB और D। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है और आप सारी चीज़ सॉल्व कर सकते हो। ठीक, इसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। कुछ सीरीजेस में बार बार बोलता हूँ, कई बार बोला हूँ कि जितनी भी एनसीईआरटी में सीरीज है उसको आप रट लो, ट्रिक बना के याद कर लो। ठीक है, यदि आप उसमें दिमाग लगाना चाह रहे हो तो मत लगाओ। ठीक, जैसे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब बड़ा दिमाग लगाते हैं कि जो फ्लोराइड होगा वो अच्छा डोनर नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड का जो है कि जो हैलाइड है, फिर उसको हैलाइड वाले, फिर उस नाइट्रोजन के सीरीज वाले, तो मत करो, उसको आप याद कर लो। ठीक है, आयोडीन, उससे ज़्यादा ब्रोमीन, उससे ज़्यादा SCN-, उससे ज़्यादा क्लोरीन, उससे ज़्यादा फ्लोरीन। ठीक है, उससे ज़्यादा, मतलब ये पूरा सीरीज याद कर लो। ठीक है, याद कर लो ट्रिक बना के। लेंथेनम की सीरीज याद कर लो, एक्टिनियम की सीरीज याद कर लो, पीरियड 7 की पूरी सीरीज याद कर लो जो 118 तक जाती है। ठीक, सिग्मा 1 है, सिग्मा स्टार 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा स्टार 2 है। ऑक्सीजन में ऑक्सीजन फ्लोरीन के लिए अलग, लिथियम से नाइट्रोजन के लिए अलग, वो पूरा याद कर लो जो आपका मतलब इलेक्ट्रॉन फिलिंग है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद कर लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ पे एक सीरीज दी हुई है कि जो फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर है, सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, उससे ज़्यादा, उससे कम सल्फोनिक, फिर एनहाइड्राइड, हाँ, अल्कोहल, उससे कम कीटो। तो ये पूरा सीरीज ये सब याद रखो। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पे याद करा दूँ तो बीच में तो आपका हो गया। देखो इसको मैं याद करा देता हूँ, ट्रिक है, मैंने ये क्लास 9th में कहाँ से हमको ट्रिक मिली थी, शायद कहीं से तो निकाला था, इंटरनेट वगैरह से। तो इसका वही ट्रिक था कि केदारनाथ का माली, यानी केदार मतलब पोटेशियम, केदारनाथ का माली आलू जरा फेनी पकाता है। ठीक, फिर इसके आगे था चाप, CHAAP, चाप मतलब C से हो गया कॉपर, H से हो गया Hg, A से हो गया Ag, A से हो गया Au, P से हो गया Pt। ठीक, फिर इसके आगे हो जाएगा, एक सेकेंड, ठीक, फिर इसके आगे कुछ चीज़ें हैं जो और आपको याद रखनी है, वो है आपका क्लोन्स। ठीक, ये क्या है? Cl क्लोन्स, Cl- OH- नाइट्रेट आयन और सल्फेट आयन। ठीक, ये मैं क्यों याद कराया इतना? यह आपको वहाँ पे काम दे देगा, जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ोगे वहाँ पे काम देगा अच्छे से। ठीक है, ठीक, तो यदि आपको सीरीज याद हो गई तो अब आपको पता है कि हाइड्रोजन का 0 होता है, इन लोग का निगेटिव होगा और निगेटिव होता जाएगा। ठीक है, और इन लोग का पॉजिटिव होगा और बढ़ता जाएगा। ठीक, पॉजिटिव होगा और बढ़ता जाएगा। जैसे कॉपर का देखो पॉजिटिव होता है, जिंक का देखो निगेटिव होता है। ठीक, तो SRP सबसे कम पोटेशियम का, उससे ज़्यादा सोडियम का, बढ़ते 0 पे आएगा, फिर उससे ज़्यादा कॉपर का, उससे ज़्यादा Hg का, उससे ज़्यादा Ag का, उससे ज़्यादा Au का, Pt का। ये सीरीज आपको याद होनी चाहिए। ठीक, उससे ज़्यादा क्लोराइड आयन का, फिर हाइड्रोक्साइड का, फिर नाइट्रेट का, फिर सल्फेट का। तो ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रहनी है। ठीक, SRP स्केल पे थोड़ी सी बात करनी थी, वो मैंने कर दी।
अब इसके आगे देखो आपका आता है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन कहानी में क्यों आया, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा समझाऊं कि नर्स्ट इक्वेशन कहानी में क्यों आया, क्यों नर्स्ट इक्वेशन इतना सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये कहानी में इसलिए आया कि जब हमने लैब में सारे अच्छे कंडीशन, मतलब सारे स्टैंडर्ड कंडीशन मेंटेन किए लैब में, बढ़िया ग्लास के चैम्बर में ये दोनों मतलब कि आइडियल सॉल्यूशन लिया यहाँ पे जिंक का। अब डेनियल सेल है तो आपको पता है डेनियल सेल में कंसंट्रेशन कितना लेते हो, 1 मोलर, ठीक है। 1 मोलर यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, 1 मोलर यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, ये एकदम प्योर मेटल लिया, ये भी एकदम प्योर मेटल का, कॉपर का प्योर मेटल का रॉड लिया, एकदम बढ़िया प्योर मेटेलिक प्योर कंडक्टिंग वायर लिया, ठीक है। अच्छा खासा साल्ट ब्रिज बनाया एकदम अच्छे एकदम इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर मेंटेन किया, स्टैंडर्ड प्रेशर मेंटेन किया, ठीक है, 1 बार का और 0 डिग्री सेल्सियस का। और फिर हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि जिंक, अच्छा, और ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई थी, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट की हुई थी कहाँ से, ये चीज़ें हमको डेटा अपने पता है जो दूसरे साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके दी थी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपेरिजन में। जिंक का भी दिया था, कॉपर का भी दिया था, सबका था, ठीक है। तो हमने सारा स्टैंडर्ड कंडीशन इसमें मेंटेन किया, ठीक है। फिर हमने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। तो हमें पता चला कि इसका जो ईएमएफ आता है वो 1.1 वोल्ट आता है, ठीक है। जो अभी मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि डेनियल सेल का ईएमएफ 1.1 वोल्ट आता है, ठीक। लेकिन अब क्या हुआ कि अब हम इसी सेल को अपने घर वाले केमिस्ट्री लैब में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन, तो ये सारी चीज़ें तो आएंगी ही, ठीक। जब ये सारी चीज़ें वेरिएशन आएंगी तो इसी वेरिएशन को हमने नर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व किया। नर्स्ट इक्वेशन क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग क्यू, ठीक। या ये अपना क्या था, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.3 आर टी बाई एन एफ लॉग क्यू, ठीक ठीक। अब क्या, अब हमने टेम्परेचर मतलब कि कांस्टेंट लिया, ठीक। आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, एफ की वैल्यू कांस्टेंट होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है, और तो ये सारी चीजें हमने ली। और फिर इसमें प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्यू में क्या होता है, देखो क्यू और के में क्या अंतर होता है बेसिकली। देखो जब कोई सेल होता है या कोई जब रिएक्शन होती रहती है, जैसे कि मान लो कोई रिएक्शन ए से इक्विलिब्रियम में है, बी प्लस सी बना रहा है, ठीक। तो जैसे ए का इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो किसी भी रैंडम कंसंट्रेशन पे यदि आप ले रहे हो, किसी भी रैंडम कंसंट्रेशन पे ये सारी चीजें कर रहे हो, तो वहाँ पे तो आप इसमें जब इक्वेशन लिखते हो तो आप ये नहीं लिखते हो कि के इज इक्वल टू प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और आप जो क्यू लिखते हो इसमें भी आप लिखते हो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ये जो के होता है ना, ये किसी भी मतलब कि मतलब रैंडम कंसंट्रेशन होता है। किसी भी कंसंट्रेशन पे जब आप प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पुट करके उसका जब वैल्यू निकाल रहे हो, तो वो हो गया आपका के फॉरवर्ड, के एफ के भी निकालते हो ना इक्विलिब्रियम में, तो वो हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट दैट कंसंट्रेशन। लेकिन क्यू क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ठीक, जब ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, उस समय जब आप निकालते हो तो वो क्यू होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लॉग क्यू की जगह आप लिख सकते हो ना प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, यहाँ पे आप लिखोगे ना कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। तो अब यहाँ पे इसीलिए नर्स्ट इक्वेशन नोन में आया, ठीक है। इसके बाद आपका एक आता है टॉपिक इक्विलिब्रियम, सेल एट इक्विलिब्रियम, सेल एट इक्विलिब्रियम। अब जब सेल इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी तो यहाँ पे के की वैल्यू क्यू के बराबर हो जाएगी इक्विलिब्रियम पे। के क्या है, किसी रैंडम समय पे कंसंट्रेशन, क्यू क्या है, इक्विलिब्रियम के समय पे कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे तो आप फिलहाल नर्स्ट इक्वेशन में के लिखो, ठीक। लेकिन जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुंच गए तब आप लिखोगे ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 बाई एन लॉग। अब यहाँ पे आप क्यू लिखो क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम पे सेल है, और इक्विलिब्रियम पे सेल का ईएमएफ ई सेल 0 होता है। इक्विलिब्रियम पे सेल का ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा। अब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, देखो हमको ईएमएफ मतलब हमको करंट कैसे मिल रहा था, हमको इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही तो करंट मिल रहा था। अब हमारा इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो हमको ई सेल मतलब सेल का ईएमएफ क्या हो गया, 0। लेकिन ई नॉट सेल तो हमने लैब में कैलकुलेट की है, ई नॉट सेल तो हमने लैब में कैलकुलेट की है, जिंक के लिए 0.52, कॉपर के लिए +0.36, जिंक के लिए माइनस। तो ये तो नहीं होगा, ये तो 0 नहीं होगा, ये तो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये तो फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, कैलकुलेट की हुई है हमने लैब में। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, ई सेल, अब इसको आप 0 पुट करोगे तो ई सेल इज इक्वल टू 0.06 बाई एन लॉग क्यू आता है, और आप इस पर कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इक्विलिब्रियम ऑफ सेल को, ठीक है, जो कि यहाँ से मैं कट करके अपने इक्विलिब्रियम यहाँ पे साफ साफ लिख देता हूँ, ठीक है। इक्विलिब्रियम, सेल एट इक्विलिब्रियम के कैलकुलेशन। अब वर्क क्या होता है, अब कोई सेल
कोई सेल यदि वर्किंग में है तो उसका वर्क निकालोगे आप, ठीक। आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैसे वर्क निकालते हो, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी करके निकालते हो, वर्क डन बाय पार्टिकल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालते हो ना, क्यू फाइनल में क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल वी फाइनल वी ए माइनस वी बी करके। तो वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। तो वर्क क्या होता है, वर्क आपका होता है डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज इन गिब्स एनर्जी। अब जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो तो वहां पे आप पढ़ते हो कि कोई इंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसका डेल्टा एच पॉजिटिव होता है और उसका डेल्टा जी निगेटिव होता है, ठीक। तो यदि इंडोथर्मिक रिएक्शन है यानी उसकी एनर्जी बढ़ रही है, आप बढ़ा रहे हो, ठीक, तो उसका डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव, और डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव, मतलब उसका गिब्स फ्री एनर्जी कम कर रहे हो आप। तो गिब्स फ्री एनर्जी को जब आप कम करते हो तो वही होता है आपका वर्क, ठीक है। तो वर्क यहाँ से क्या आता है, वर्क आपका W इज इक्वल टू आता है माइनस NF E सेल, ठीक। तो वर्क क्या आता है, NF E सेल, और यही वर्क क्या है आपका, चेंज इन या डिक्रीज इन डेल्टा जी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। ये इतने सारे आपके थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे इसमें, ठीक है, ठीक। थ्योरेटिकल पॉइंट्स में हमने क्या क्या याद करने के लिए आपसे कहा कि आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखो, आप ये SRP SOP को अच्छे से समझ के रखो, ठीक है, डेनियल सेल के बारे में समझ के रखो, इसका EMF याद रखो, ठीक है, ठीक। और ये सबसे मजेदार चीज जो थी वो ये थी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो होता है उसको जब असाइन करते हैं कि उसका ई सेल 0 लेना है, वो जो असाइन 0 करते हैं वो सारे टेम्परेचर पे वैलिड होता है। यदि इस पे क्वेश्चन आया तो आप इसको लिखोगे। इलेक्ट्रोकेमिकल, गैल्वेनिक और वोल्टिक के बारे में बताया, ठीक है। डेनियल सेल कॉपर और जिंक का बना होता है 1 मोलर कंसंट्रेशन पे और उसका EMF 1.1 वोल्ट होता है। ये थ्योरी की पॉइंट आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको ये पूरा याद रखना है, अभी मैंने बताया, ठीक। इसके बाद नस्ट इक्वेशन याद कर लो, इक्विलिब्रियम ऑफ सेल याद कर लो। नस्ट इक्वेशन क्या था आपका, ई सेल आप घर पे कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, स्टैंडर्ड से कुछ कम ही आएगा तो स्टैंडर्ड में से कुछ घटाओगे तो उतना ही कम आएगा, ठीक है, यही आपका नस्ट इक्वेशन है। तो ठीक है, ये चीज समझ में आ गया। इसके बाद शुरू करना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। अच्छा, इसके पहले एक जगह पे थोड़ा सा आपको वो समझाया है कि जैसे आप पढ़े हो कि कॉपर का रिएक्शन, कॉपर यहाँ लिख दो कि कॉपर जो है HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक, कॉपर HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो NCERT की थ्योरी जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें मेरे को ये मिला था, ये समझाया कि जैसे कॉपर क्या है, कॉपर का SRP ज़्यादा है और हाइड्रोजन के SRP से, हाइड्रोजन के कंपेरिजन में हाइड्रोजन का SRP जो है वो इसका SRP कम है, ठीक 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 है। लेकिन जब आप एक चीज़ और, एक यहाँ पे कॉपर, फिर इसने यहाँ पे ये समझाया है कि देखो कॉपर से कॉपर 2+ बनता, यदि रिएक्शन हो जाता है HCl से रिएक्ट कर जाता तो कॉपर क्या होता, कॉपर ऑक्सीडाइज होता, ठीक। और इसका कॉपर का SRP ज़्यादा है मतलब इसका SOP कम है, ठीक। या ये है कि या ये कहें कि इसका SRP ज़्यादा है मतलब इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर कम है, और हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग पावर, SRP कम है मतलब हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है, तो हाइड्रोजन कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं करा पा रहा है, ठीक है। क्या समझाया मैंने, एक बार फिर से समझो। हमने ये कहा कि कॉपर का SRP ज़्यादा है, हमने पढ़ा है प्लस में होता है और इसका 0 होता है, ठीक है। तो कॉपर का SRP ज़्यादा होता है मतलब कॉपर का रिड्यूसिंग पावर कम होता है, मतलब कॉपर का ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन का SRP रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है मतलब रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होता है, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होता है। तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडाइजिंग पावर कम है इसलिए वो कॉपर को कॉपर 2+ में ऑक्सीडाइज नहीं करा पा रहा है और कॉपर का HCl से रिएक्शन नहीं हो रहा है, कॉपर 2+ यानी CuCl2 नहीं बन रहा है, ठीक। लेकिन फिर NCERT इसके आगे एक सवाल पूछता है, कहता है कि फिर ये बताओ कॉपर का जब HNO3 से रिएक्शन कराते हो, आप जो P ब्लॉक में पढ़े हो, और कॉपर का HNO3 से तो रिएक्शन होता है, ठीक है। आप इसमें 3-4 टाइप से पढ़ते हो, डाइल्यूट HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ NO2 बनता है, ठीक है, डाइल्यूट के साथ अमोनियम बनता है ना, कुछ ऐसे करके। तो ये वाला रिएक्शन तो होता है। तो इसने यहाँ पे क्या समझाया है, इसने यहाँ पे ये समझाया है कि कॉपर को यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो ये ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2+ बनता है ना, तो कॉपर को हाइड्रोजन ने ऑक्सीडाइज नहीं कराया, कॉपर को NO3- ने ऑक्सीडाइज कराया, नाइट्रेट आयन ने ऑक्सीडाइज कराया, ठीक। नाइट्रेट आयन का आप यहाँ पे देखोगे तो नाइट्रेट आयन का कॉपर से SRP ज्यादा है, ठीक। नाइट्रेट आयन का SRP ज्यादा है कॉपर से, मतलब इसका रिड्यूसिंग पावर कॉपर से कम है, मतलब इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर कॉपर से ज्यादा है, मतलब ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करा दिया, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करेंगे कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन।